हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम आपको केमिस्ट्री या इसे हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान का अध्ययन कराएंगे, और वो भी क्लास 11th के लिए। किसके लिए? 11th के लिए। देखो, रसायन विज्ञान की यदि बात करें, जैसे हमको रसायन विज्ञान 11th क्लास में पढ़नी होती है, तो सबसे पहले कुछ पीछे का देखते हैं कि जब आप 10th क्लास में थे तो आपने विज्ञान एक सब्जेक्ट पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? विज्ञान। और विज्ञान में क्या है कि आपने चैप्टर होते हैं 1 से लेके 16 तक। जैसे 1 से जो 12 तक चैप्टर है, ये 3 पार्ट में डिवाइड थे। 1 से लेकर 4 तक तो पढ़े जाते हैं जीव विज्ञान के। किसके? जीव विज्ञान। 5 से लेकर जो 8 चैप्टर आते हैं वो होते हैं रसायन विज्ञान। किसके? रसायन विज्ञान के। और 9 से लेकर के 12 तक जो चैप्टर होते हैं वो होते हैं भौतिक विज्ञान के। किसके? भौतिक विज्ञान के। देखो बच्चों, 10th क्लास में क्या है कि लेवल लो होता है। लेवल लो होता है, बच्चों के जो इतना माइंडली प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, इसलिए क्या करते हैं कि इनको कंबाइंड करके पढ़ाया जाता है। और इनका नाम, तीनों को कंबाइंड करके जब पढ़ाया जाता है तो उसका नाम दिया जाता है विज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं, जब 10th क्लास में होते हैं तो एक बिल्डिंग रहती है, और जैसे हम 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो एक जो बिल्डिंग है वो 3 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। पहला पार्ट की यदि बात करें जीव विज्ञान, दूसरे की यदि बात करें रसायन विज्ञान, और तीसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। ये जो तीनों पार्ट होते हैं, ये होते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन यदि कोई बच्चा मैथ लेता है तो इस जीव विज्ञान की जगह क्या आ जाती है? मैथ, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित आ जाए। गणित क्या होती है? गणित। तो इसमें 2 हो गए। एक तो बायो बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो आती है जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, और एक और होती है भौतिक विज्ञान। क्या होती है? भौतिक विज्ञान। लेकिन मैथ बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बायोलॉजी की जगह मैथ या बोलते हैं गणित क्या होती है? गणित। रसायन विज्ञान सेम बायोलॉजी वालों की तरह होती है। और नेक्स्ट क्या होती है? भौतिक विज्ञान। तो हम बात करें बायोलॉजी वालों और मैथ वालों में क्या अंतर रहता है? एक सब्जेक्ट का अंतर रहता है। बायोलॉजी वाले जीव विज्ञान पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ वाले मैथ पढ़ते हैं। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए क्या होती है? सेम होती है, और उनका सिलेबस भी क्या होता है? सेम होता है। जो 10th क्लास में थे तो एक साथ इनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनका लेवल लो होता है। और जैसे हम 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो ये 3 पार्टों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। जीव विज्ञान बायोलॉजी वालों के लिए, मैथ वालों के लिए गणित, और फिर रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान क्या है? दोनों के लिए सेम होती है। ठीक है। अब हम 11th क्लास की यदि बात करें तो 11th क्लास में क्या है कि रसायन विज्ञान जो हम पढ़ते हैं तो 2 पार्टों में डिवाइड रहती है। कितने पार्टों में डिवाइड रहती है? 2 पार्टों में। एक तो रहती है कार्बनिक विज्ञान या कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या रहती है? कार्बनिक रसायन विज्ञान या कार्बनिक रसायन। और दूसरी की यदि बात करें तो वो होती है अकार्बनिक रसायन। कौन सी होती है? अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और
अकार्बनिक रसायन को बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। लेकिन जैसे हम बीएससी की तरफ मूव करते हैं तो एक नेक्स्ट और सब्जेक्ट ऐड हो जाती है जो कि थर्ड होती है फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक विज्ञान। फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो 11th-12th तक तो आपको कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में पढ़नी है, लेकिन जैसे ही 12th क्लास में आते हैं तो इसी में कुछ चैप्टर जो ऐड होते हैं वो अलग से पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे भौतिक विज्ञान या फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में कॉमन होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। जो चैप्टर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कॉमन होते हैं, इनको कंबाइंड करके एक सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है भौतिक विज्ञान। क्या नाम दे दिया जाता है? भौतिक विज्ञान। तो ये आपको समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री किस टाइप से पढ़नी है। कि 11th क्लास में दो प्रकार की केमिस्ट्री होती है, एक तो कार्बनिक रसायन और दूसरी क्या होती है? अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11th, क्लास 11th, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। देखो चैप्टर फर्स्ट की यदि बात करें तो चैप्टर फर्स्ट में आप 9th क्लास से ही पढ़कर आए हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो हम 9th क्लास से पढ़कर आए हैं व्हाट इज मैटर, द्रव्य, पदार्थ की अवस्थाएं। द्रव्य या इसको बोल दें पदार्थ, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैटर। क्या बोला जाता है? मैटर या सब्सटेंस, पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ या मैटर, ध्यान रखना है कि एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। ये यहाँ पर द्रव्य अलग होता है, द्रव, दोनों में डिफरेंस है। ये द्रव्य तो क्या एक पदार्थ है, लेकिन द्रव इनकी अवस्था है। क्या है? अवस्था है। द्रव क्या है? पदार्थ या द्रव्य की अवस्था होती है, मैटर की स्टेट होती है। तो देखो मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। पदार्थ की यदि हम बात करें, द्रव्य या पदार्थ की यदि हम बात करें, कोई भी वस्तु जिसका एक निश्चित स्थान, कोई भी वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है। क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान होता है, और जो क्या घेरती है? स्थान घेरती है। और जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? द्रव्य या पदार्थ। क्या कहलाती है? द्रव्य या पदार्थ, या इंग्लिश में यदि इसे बोलें मैटर। क्या कहलाती है? द्रव्य या पदार्थ या मैटर। कोई भी वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है और जो क्या घेरती है? स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। देखो भाई, द्रव्य या पदार्थ की यदि बात करें, प्रकृति में कोई भी वस्तु है, आप चौक ले लो, डस्टर ले लो, मार्कर ले लो, और भी चेयर है, ये सभी क्या, इनका क्या होता है? निश्चित तो द्रव्यमान होता है। क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान होता है, और ये सभी क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। इसीलिए इनको क्या कह सकते हैं? द्रव्य। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। अब देखो द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं, तो द्रव्य का वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर? दो आधार पर। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर। और दूसरा होता है रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर।
भौतिक गुणों के आधार पर, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, अर्थात भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, और इसको बोलें इंग्लिश में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। देखो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला तो होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, दूसरा कौन सा होता है? द्रव, और तीसरा जो होता है वो होता है गैस। कौन सा होता है? गैस। भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य का जो वर्गीकरण होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोला जाता है? सॉलिड। और द्रव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लिक्विड। और गैस को गैस। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। तो इनके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठोस, द्रव और गैस के बारे में देखो, सबसे पहला क्या है? ठोस, सेकंड द्रव, सेकंड, और थर्ड इज गैस। थर्ड क्या है? गैस। देखो ठोस, द्रव और गैस ये क्या है? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों की यदि बात करें, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास होते हैं। क्या होते हैं? पास होते हैं। अर्थात अवयवी कणों के मध्य एक अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। क्या रहता है? अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ये अवयवी कण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं या पास रहते हैं, और ये मुक्त अवस्था में गति नहीं कर पाते हैं। अर्थात मैं बोलूँ कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। इन अवयवी कणों के मध्य गति नहीं पाई जाती है। द्रव की यदि बात करें, इनमें क्या होता है? अवयवी जो कण होते हैं उनमें अंतराण्विक जो आकर्षण बल है, अर्थात अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो पाया तो जाता है लेकिन कम पाया जाता है, जिसके कारण ये कैसा गुण रखते हैं? बहने का गुण रखते हैं। किस प्रकार का गुण रखते हैं? बहने का। जैसे बात करें जल, केरोसिन, एल्कोहल आदि भी किस रूप में पाए जाते हैं? द्रव रूप में। गैस की यदि बात करें, किसकी? गैस की। तो गैस की यदि बात करें, इनमें अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक जो आकर्षण बल है बहुत ही नगण्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नगण्य पाया जाता है। और इसमें अवयवी जो कण हैं वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं? मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस की यदि बात करें, इसमें अवयवी कण अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण ये जो अवयवी कण हैं वो मुक्त अवस्था में गति नहीं करते हैं। द्रव की यदि बात करें, इसमें क्या होता है? अवयवी कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है पाया तो जाता है लेकिन ठोसों की तुलना में कम होता है, जिसके कारण ये बहने का गुण पाया जाता है इनमें। कैसा गुण पाया जाता है? बहने का। किसका? बहने का गुण पाया जाता है। जबकि गैसों की यदि बात करें, इनमें अंतराण्विक जो आकर्षण बल है वो बहुत ही नगण्य पाया जाता है, जिसके कारण इनके अवयवी कण मुक्त अवस्था में गति करते हैं या विचरण दर्शाते हैं। देखो ठोसों के कुछ गुण हैं। अवयवी कण पास पाए जाते हैं। इनमें संपीड्यता का गुण नगण्य होता है।
संपीड़ितता का गुण नगण्य होता है। कैसा होता है? नगण्य। संपीड़ितता सबसे पहले समझेंगे, संपीड़ितता क्या होती है। संपीड़ितता का मतलब होता है कि किसी वस्तु को दबाना, किसी वस्तु को दबाना। अर्थात देखो ये सॉलिड है, ठोस है, मैं इसको दबाऊं, क्या ये दब सकता है? नहीं। क्या दब सकता है? नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि ठोसों में संपीड़ितता का गुण कैसा पाया जाता है? द्रव क्या पाया जाता है? सॉरी, नगण्य पाया जाता है। लेकिन द्रवों में संपीड़ितता गुण पाया जाता है ठोसों की तुलना में ज़्यादा होता है। गैसों में संपीड़ितता का जो गुण है वो बहुत ही अधिक होता है। बहुत ही कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। और यदि बात करें आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन, सबसे पहले संपीड़ितता, ठोसों में संपीड़ितता का गुण नगण्य पाया जाता है, द्रवों में ठोसों से ज़्यादा पाया जाता है, द्रवों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब यदि बात करें आकार एवं आयतन की, आकार एवं आयतन, ठोसों के आकार एवं आयतन कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। और द्रव की यदि बात करें, इनका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। लेकिन आकार की यदि बात करें हम, किसकी? आकार की, आकार इनका अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जैसे मान लो आप 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल को या तो इस मग में करें या किसी बाल्टी में रखें इसको 1 लीटर जल को, या किसी मटके में करें, तो जल है वो तो 1 लीटर ही रहता है। कितना रहता है? 1 लीटर। लेकिन मग में, इस जग में करते हैं तो वह जल इस जग का आकार ग्रहण कर लेता है। यदि उसको बाल्टी में किया जाता है तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेता है, और उसको मटके में यदि उड़ेला जाता है तो मटके का आकार ग्रहण कर लेता है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि द्रवों में जो आकार है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और जिस पात्र में इनको डाला जाता है ये उन्हीं का आकार क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात बोल सकता हूँ द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, और जिस पात्र में इस द्रव को डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जबकि गैस की यदि बात करें, इनका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। जिस पात्र में इस गैस को डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी का आकार या आयतन ग्रहण कर लेती है। इसलिए इसका आकार एवं आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो सबसे पहले आपको भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में अवयवीकरण, अंतराण्विक आकर्षण, ठोसों में जो अवयवीकरण है बहुत पास पास पाए जाते हैं, इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बहुत ही अधिक होता है। जबकि द्रवों में अवयवीकरण इतने अधिक पास पास नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या है? अंतराण्विक आकर्षण जो बल है ठोसों की तुलना में कम पाया जाता है, इसके कारण इनमें बहने का गुण पाया जाता है। जबकि गैसों की यदि बात करें, इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य होता है, इनके अवयवीकरण मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं, मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं। दूसरी मैंने बात की थी संपीड़ितता, अर्थात किसी वस्तु को दबाना, तो ठोसों में संपीड़ितता का गुण है वो नगण्य पाया जाता है, अर्थात इनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। लेकिन द्रव की यदि बात करें तो इनमें संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, ठोसों की तुलना में ज़्यादा होता है, इनको थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। लेकिन गैसों की यदि बात करें तो इनमें संपीड़ितता का गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे यदि हम बात करें, आप कभी भी बाज़ार में गए होंगे, छोटा जो सिलेंडर होता है या बड़ा सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस है वो उच्च दाब पर भरी जाती है। किस पर? उच्च दाब पर। उसमें दाब लगाया जाता है, और दाब लगाते हैं तो उसमें कम स्पेस में ही अधिक गैस आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसमें से पिस्टन को दबाते हैं तो गैस बाहर निकल जाती है, और सभी पूरे उसमें, जैसे कमरे में निकाला तो कमरे में विचरण करने लग जाएगी, और किसी जगह एनवायरनमेंट में निकालते हैं तो पूरे एनवायरनमेंट में विचरण करने लग जाती है। इसलिए गैस में जो अवयवीकरण है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, अर्थात इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आकार एवं आयतन की बात करें तो ठोसों के जो आकार एवं आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। द्रवों की यदि बात करें तो इनके आकार एवं आयतन की बात करें तो आयतन तो होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित।
जैसे 1 लीटर जल है, उसको मग में डाला, बाल्टी में डाला या कभी मटके में डाला या और किसी पात्र में डाला, तो 1 लीटर जल ही रहता है। कितना रहता है? 1 लीटर। लेकिन जिस प्रकार के पात्र में डाला जाता है वो उसी का आकार क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसका आकार क्या इनके आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। लेकिन गैसों की यदि बात करें, इनके आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो ये तो आपका हो गया वर्गीकरण किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखते हैं रासायनिक, सेकंड टाइप, रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ या द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव्य। कौन सा होता है? शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव्य। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण। कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। दूसरे की यदि बात करें वो होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। पहले की यदि बात करें समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ की यदि बात करें, शुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है तत्व। क्या होता है? तत्व होता है। और दूसरा क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। तो रासायनिक गुणों के आधार पर, ये किसके आधार पर वर्गीकरण है? रासायनिक गुणों के आधार पर किसका वर्गीकरण? द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। 2 प्रकार का मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ। मिश्रण 2 प्रकार के, तो समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 टाइप, एक तो एलिमेंट और एक यौगिक। यदि इंग्लिश में बोलें इसको, द्रव्य को आपको पता ही है मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मिश्रण को मिक्सचर क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और इसको प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। और समांगी मिश्रण को होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और इसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस। क्या बोला जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसको एलिमेंट क्या बोला जाता है? एलिमेंट। और इसको कंपाउंड या यौगिक, कंपाउंड या यौगिक। देखो अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या लेते हैं? शुद्ध पदार्थ। सबसे पहले क्या लेते हैं? शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस की यदि बात करें, वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन सभी जगह, रासायनिक संगठन समान होता है। क्या होता है? समान होता है। वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन, क्या? रासायनिक संगठन कैसा होता है? समान होता है। रासायनिक संगठन समान होता है। क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस। जिसका रासायनिक संगठन समान होता है, शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। इसमें पहले की यदि बात करें, तत्व क्या है? तत्व, तत्व क्या है? समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व किससे बने होते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के, समान प्रकार के परमाणुओं से
बनी हुई प्रजाति, बने हुए पदार्थ या प्रजाति के दें क्या कहलाती है? तत्व कहलाती है, तत्व कहलाती है। किस प्रकार के? समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणुओं से बनी हुई प्रजाति क्या कहलाती है? तत्व कहलाती है। अर्थात तत्व में परमाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। तत्व में जो परमाणु किस प्रकार के होते हैं? एक समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसमें 3 परमाणु हाइड्रोजन समस्थानिक, जैसे इस टाइप के बोल दें हम तो 1H1 1H2 1H3 ये समस्थानिक इसके। अर्थात इसमें जो परमाणु होते हैं वो तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। और दूसरे की यदि हम बात करें तो ये तो हो गया आपका तत्व, और दूसरे की यदि बात करें वो क्या है? यौगिक, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है कंपाउंड। क्या बोला जाता है? कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? अभी आपने पढ़ा है तत्व। क्या पढ़ा है? तत्व। जब तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं। जब तत्व एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? संयोजित होते हैं या क्या होते हैं? जुड़ते हैं, तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का। मान लो जल है, जल क्या है? एक यौगिक है। जल किस किस से मिलकर बना होता है? 2 तो हाइड्रोजन के अणु रहते हैं, 2 तो हाइड्रोजन के अणु रहते हैं, और 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु रहते हैं, 1 ऑक्सीजन का परमाणु रहता है। ये हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और तीनों परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। और जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु। ऑक्सीजन भी क्या है? परमाणु। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, कैसे? एक निश्चित अनुपात में, इसमें हाइड्रोजन की बात करें 2 अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है? 2। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 1 अनुपात होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 1 अनुपात होता है। ये दोनों परमाणु या तीनों परमाणु जब संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण या जल के 1 अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? 1 अणु का निर्माण करते हैं। इन दोनों का जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? 2:1 होता है। देखो भाई, परमाणु यौगिक जिन घटकों से बना होता है, यौगिक जिन घटकों से बना रहता है, इनकी यदि बात करें, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन घटक है या परमाणु से मिलकर बना रहता है, तो इनके जो घटक हैं वो भिन्न, इनके जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न रहती है। कैसे रहती है? कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर क्या बना? हमारा जल का अणु। और तुमको पता है हाइड्रोजन एक ऐसी विस्फोट के रूप में जलती है, गैस है, वो विस्फोट के रूप में जलती है। विस्फोटक या पॉप गैस होती है। किस टाइप की? पॉप गैस, जो कि जलती है, और ऑक्सीजन इसको जलाने का कार्य करती है। हाइड्रोजन विस्फोट के रूप में जलती है, ऑक्सीजन इसको जलाने का कार्य करती है। तू जल और मैं तो इसको जलवाऊंगी, हेल्प करूंगी। और ये यहाँ पर जिसका यौगिक बनता है ये कहता है मैं रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारे को जलवाऊंगी। मतलब ये क्या करता है? अग्निशामक का क्या कार्य करता है? अग्निशामक का कार्य करता है। अर्थात ये बुझाने का कार्य करता है। ये जल क्या करता है? इनको बुझाने का कार्य करता है। ये जलने में, ये तो क्या है? जलती है विस्फोट के साथ, ये इसको हेल्प करती है। लेकिन जल कहता है रुक, अभी मैं तुमको जलवाऊंगी अच्छी तरह से। ये पानी डाल दिया, ये क्या हो जाते हैं? बुझ जाते हैं। अर्थात इनकी जो प्रकृति है परमाणुओं की और यौगिक की, इन सभी की क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कि यौगिक जिस प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उन परमाणुओं की और यौगिक की जो प्रकृति है वो क्या रहती है? भिन्न भिन्न रहती है। क्या रहती है? भिन्न भिन्न रहती है। तो देखो, आपने सबसे पहले पढ़ा तत्व शुद्ध पदार्थ में, सबसे पहले इसमें शुद्ध पदार्थ में तत्व, और दूसरा क्या पढ़ा था? यौगिक। क्या पढ़ा?
यौगिक। और तत्व मैंने क्या बताया, समान प्रकार के परमाणुओं से बनी हुई प्रजाति तत्व कहलाती है। और यौगिक जब समान प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। अब ये तो हो गए शुद्ध पदार्थ, दो प्रकार के तत्व और यौगिक, शुद्ध पदार्थ। अब दूसरे इसके घटक की बात करते हैं, मिश्रण या मिक्सचर। किसकी? मिश्रण या मिक्सचर। ये रासायनिक अवस्था के आधार पर ही वर्गीकरण चल रहा है। पदार्थ या द्रव्य के दो प्रकार थे, एक तो मिश्रण, एक शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मैंने बता दिया तत्व और यौगिक। अब मिक्सचर की यदि बात करें, ये मिक्सचर या मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक तो समांगी, कैसा होता है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है विषमांगी, कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण की यदि बात करें तो आपको नाम से पता चल रहा है मिक्सचर, अर्थात कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इनमें क्या होता है मिक्सचर में कि अवयवी कणों के मध्य कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है। तत्व और यौगिक की बात करो तो में से तत्वों का निश्चित अनुपात रहता है। क्या रहता है? निश्चित अनुपात। लेकिन मिश्रण की यदि बात करें, इनमें जो अवयवी कण हैं या घटक हैं उनका जो अनुपात है वो कैसा रहता है? अनिश्चित। कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। लेकिन समांगी, नाम क्या है? समांगी। समांगी का मतलब है जितने भी अवयवी कण हैं वो समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इनका रासायनिक संगठन सभी जगह कैसा रहता है? एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान रहता है। जैसे बात करें जल है और इस जल में हमने क्या डाल दिया? NaCl डाल दें। क्या डाल दें? NaCl। नमक, क्या डाल दें? नमक। तो आपको पता है कि जल में जैसे हम NaCl को डालते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है और ये पता नहीं चलता है कि कहाँ पर तो NaCl है, कहाँ पर जल है। अर्थात दोनों की जो प्रावस्था है वो अलग अलग नहीं होती है। अर्थात ये क्या हो जाती है? इसमें पूर्ण रूप से घुल जाता है। अर्थात इसके जो अवयवी घटक हैं वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण। अर्थात प्रत्येक जो अवयवी घटक है, अवयवी कण समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसकी यदि बात करें विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या होता है? जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण हैं वो समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं, समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं। जैसे बात करें कि चीनी और कंकड़ मिट्टी जो होती है, या चीनी और नमक इन दोनों को मिलाया जाता है तो इन दोनों के अवयवी जो कण हैं वो क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। अर्थात एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। अर्थात इनके अवयवी कण जब भिन्न भिन्न होते हैं तो किस प्रकार का मिश्रण कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। देखो मैंने रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण बताया, पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण बताया दो प्रकार का, एक तो मिश्रण और दूसरा बताया था शुद्ध पदार्थ। मिक्सचर की बात करें समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण, मिक्सचर या मिश्रण। और उसकी बात करें शुद्ध पदार्थ की, उसके दो टाइप बताए, तत्व और यौगिक। देखो ये जो मिक्सचर होते हैं इनको तो हम क्या करते हैं? भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। किसके द्वारा? भौतिक विधियों के द्वारा। और किसको? विषमांगी मिश्रण को। भौतिक विधि कौन कौन सी होती हैं? क्रिस्टलन है, एक छानना है, एक बीन छानना आसवन है। क्या होता है? क्रिस्टलन, छानना और आसवन। अर्थात मिक्सचर को हम भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं? मिक्सचर के जो अवयवी कण हैं उनको क्या कर सकते हैं? भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। लेकिन उनकी यदि बात करें शुद्ध पदार्थ की, उनको हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तो देखो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ जितना भी मैंने कराया है। तो सबसे पहले मैंने आपको पदार्थ की परिभाषा बताई थी, पदार्थ की परिभाषा बताई थी। कोई भी वस्तु जिसका निश्चित स्थान, जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है।
पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर बताया था, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। और रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार बताए थे, ठोस, द्रव, गैस। और उसमें ठोस, द्रव, गैस के कुछ मैंने कैरेक्टर्स या गुण बताए थे, करेक्टर से गुण बताए थे। और मैंने बताया था संपीड़नता का, अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों में प्रबल पाया जाता है, द्रवों में उससे कम पाया जाता है, तो ठोसों से। और गैसों की यदि बात करें, उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य पाया जाता है। दूसरी यदि बात करें संपीड़नता की बात करें, ठोसों में संपीड़नता का गुण क्या पाया जाता है, नगण्य पाया जाता है, अर्थात इनको आसानी से नहीं दबाया जाता है। द्रवों में संपीड़नता का गुण ठोसों से ज़्यादा पाया जाता है और गैसों में सबसे अधिक पाया जाता है। आकार आयतन की यदि मैंने बात करी, ठोसों के जो आकार आयतन है वो निश्चित होते हैं। द्रवों की यदि बात करें, द्रवों के आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जिस पात्र में इस द्रवों को डाला जाता है उस आकार का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जबकि गैसों की यदि बात करें, गैसों के आकार आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब मैंने रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण बताया था, एक तो बताया था मिश्रण, एक बताया था शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के 2 रूप बताए थे, तत्व और यौगिक। और मैंने शुद्ध पदार्थ में बताया था, इसमें क्या वे भी कण होते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। तत्व क्या है, समान प्रकार के परमाणु से बनी हुई प्रजाति क्या कहलाती है, तत्व कहलाती है। जबकि यौगिक की बात करें, जब परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। और आपको मैंने ये भी बताया था, यौगिक जिन अवयवी कणों से बना रहता है उनकी प्रकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे जल के अणु की बात करें तो आपको बताया जल किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन तो विस्फोटक के रूप में जलता है, पॉप गैस के रूप में विस्फोटक गैस होती है। ऑक्सीजन इसको जलाने का कार्य करती है, लेकिन जल क्या करता है, इनको बुझाने का कार्य करता है। क्या करता है, बुझाने का कार्य करता है। और दूसरा मैं रासायनिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण बताया था, मिश्रण बताया था। मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की यदि बात करें, इनमें अवयवी कणों का जो संगठन है सभी जगह क्या हो जाता है, समान, सभी जगह क्या होता है, समान पाया जाता है। क्या होता है, समान पाया जाता है। जैसे जल में क्या होता है, नमक को घोल दें तो नमक कहीं पर भी नमक है प्रत्येक जगह समान रूप से वितरित हो जाता है। चीनी को घोल दें जल में तो भी चीनी भी क्या हो जाती है, समान रूप से वितरित हो जाती है। हाँ, यदि हम बोलें कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, जो अवयवी कण हैं वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं, अर्थात प्रत्येक जगह पर जो संगठन वो समान पाया जाता है। विषमांगी मिश्रण की यदि बात करें तो इसमें अवयवी कण समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं, ये असमान रूप से वितरित रहते हैं। जैसे चीनी और नमक को मिलाते हैं तो आसानी से एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, अर्थात सभी जगह संगठन एक जैसा नहीं होता है। और समांगी मिश्रण में एक और एग्जाम्पल है वायु, सभी जगह वायु है वह समान रूप से वितरित रहती है। और बात करें कि मिश्रण जो होता है उनको भौतिक विधियों द्वारा भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि जैसे क्रिस्टलन, आसवन, छानना, बीनना, आसानी से इनको पृथक किया जा सकता है। लेकिन तत्व और यौगिक अर्थात शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।